1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कगार पर थी। केनेडी और खुश्रो आमने सामने थे। 13 दिन तक दुनिया सांस रोक के बैठी थी और फिर एक डील हुई। सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपने मिसाइल्स हटा दिए। केनेडी ने पब्लिकली बोला, हमने कुछ नहीं हटाया, हमारे मिसाइल्स इंटैक्ट है। लेकिन ये एक झूठ था। सीक्रेटली अमेरिका ने टर्की से अपने मिसाइल्स हटाए थे, वो भी टर्की को बिना बताए। अमेरिका ने अपने ही नाटो अलाई के वहां से मिसाइल्स हटा दिए और उसको बताया भी नहीं। जब तक टर्की को पता चला तब तक मिसाइल जा चुके थे। नाटो की ये पहली धोखाधड़ी नहीं थी और आखिरी भी नहीं। आज 2026 में नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर यानी कि अमेरिका अपने दूसरे फाउंडिंग मेंबर यानी कि ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात कर रहा है और पूरी दुनिया यह क्वेश्चन कर रही है, क्या ये अलायंस है या एक कन्वीनियंट अग्रीमेंट। 1949 में नाटो बना 12 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। इनका एक ही रूल था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, अगर किसी एक भी कंट्री पे जो नाटो का मेंबर है उस पर अटैक हुआ तो सारे ही कंट्री पे अटैक माना जाएगा। पर जो कोई नहीं बताता वो ये बात है, नाटो बनाना अमेरिका की मजबूरी थी, खुशी नहीं। 1947 तक अमेरिका की पॉलिसी थी, यूरोपियन झगड़ों से दूर रहो। जॉर्ज वॉशिंगटन ने खुद 1796 में कहा था, यूरोपियन एंटेंगलमेंट से दूर रहो, और 150 साल तक अमेरिका में यही पॉलिसी फॉलो हो रही थी। फिर आगे चल के सोवियत यूनियन ने यूरोप को टक्कर दी और फिर तब अमेरिका को समझ आया, अगर यूरोप सोवियत यूनियन के हाथ लग गया तो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस उनके हाथ में होगा, यानी कि उनके अमेरिकन डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, ट्रेड रूट सारे सोवियत यूनियन के हाथ लग जाएंगे, अमेरिकन इकोनॉमी गिर जाएगी। तो नाटो कोई आइडियलिस्टिक अलायंस नहीं था, नाटो बस एक इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की तरह माना जा सकता है। ये जानना जरूरी था क्योंकि ये जानने के बाद बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद है? वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। नाटो के अंदर का एक न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम था जो बहुत सीक्रेट था, जिसके चलते हुए अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नेदरलैंड और कई सारे देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए। और ये इतना सीक्रेट था कि पब्लिक को पता ही नहीं था डेकेड्स तक कि हमारे यहाँ अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हैं। सोचो, जर्मनी में अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन रखे गए हैं लेकिन जर्मनी की पब्लिक को पता ही नहीं। जर्मनी की पार्लियामेंट तक को पता नहीं था, सिर्फ कुछ गिने चुने टॉप लीडर्स को पता था। और जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तब केनेडी ने सीक्रेटली टर्की से अपने मिसाइल हटाने का आदेश दिया, वो भी टर्की को बिना बताए। टर्की नाटो का मेंबर था लेकिन टर्की में जो मिसाइल्स रखे गए थे वो बार्गेनिंग चिप की तरह यूज किए गए थे और टर्की को इस बात की भनक तक नहीं थी। ये है नाटो का असली मेंबर। बड़े मेंबर्स के लिए छोटे मेंबर्स कन्वीनियंस है, जब जरूरत है तब यूज करो, जब जरूरत नहीं है तो साइड हटा दो। 2026 में डेनमार्क के साथ यही हुआ, यानी कि अमेरिका ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की धमकी दे रहा है। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यानी कि नाटो का सबसे बड़ा एनिमी खत्म हो गया। तो नेचुरली नाटो का मिशन था वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ। नाटो बंद होने की जगह उल्टा एक्सपैंड हो रहा है। पर यहाँ एक चीज है जो मेन स्ट्रीम में कभी कवर नहीं होती। 1990 में जब जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे अमेरिका ने सोवियत यूनियन को एक वर्बल प्रॉमिस किया था कि नाटो 1 इंच भी ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं करेगा। ये एक रिटर्न अग्रीमेंट तो नहीं था लेकिन प्रॉमिस जरूर था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आया पोलैंड, फिर आया बाल्टिक स्टेट्स, फिर आया रोमानिया, फिर आया बल्गेरिया। नाटो सोवियत यूनियन के बॉर्डर तक पहुंच के खड़ा हो गया। इस बात से रशिया फ्यूरियस था। रशिया ने डिसाइड किया, अगर नाटो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो हम भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए रशिया ने 2008 में जॉर्जिया को टेक ओवर करने की कोशिश की, 2014 में क्रीमिया को टेक ओवर करने की कोशिश की और 2022 में यूक्रेन के थोड़े रीजन को टेक ओवर करने की कोशिश। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि 1990 में नाटो ने एक झूठा प्रॉमिस कर दिया था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे। फिर नाटो ने इसी प्रॉमिस को ब्रेक करके ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया, वो भी रशियन बॉर्डर तक। मैं रशिया को जस्टिफाई नहीं कर रहा, रशिया ने जो यूक्रेन में किया वो वॉर क्राइम था, लेकिन कंटेक्स्ट भी तो समझना चाहिए क्योंकि कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। रशिया ये सब कुछ नहीं करता अगर नाटो ने अपना प्रॉमिस कायम रखा होता। अब वो टाइम आता है जो नाटो की पूरी कहानी का मिरर है, जो 2026 में आया। ट्रम्प साहब कहते हैं, इट मे बी चॉइस बिटवीन प्रिजर्विंग नाटो और सीजिंग ग्रीनलैंड। मतलब ग्रीनलैंड चाहिए तो नाटो छोड़ दो। ये कोई रैंडम बात नहीं थी। स्टीफन मिलर यानी कि ट्रम्प का सीनियर एड, उसने कहा था, नो बडी इज गोइंग टू फाइट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ओवर ग्रीनलैंड फ्यूचर। सोचो, नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर यानी कि अमेरिका दूसरे फाउंडिंग मेंबर यानी कि डेनमार्क को खुलेआम धमकी दे रहा है। डेनमार्क ने अफगानिस्तान में 44 सोल्जर्स गंवाए थे,
अपने 6 मिलियन पॉपुलेशन में से। इसको अगर पर कैपिटा पॉपुलेशन के टर्म्स में देखा जाए तो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा किसी ने अगर सोल्जर्स लूज किए हैं तो वो डेनमार्क था। 44 डैनिश सोल्जर्स मारे गए अमेरिका के एड के लिए, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 ये बोलता था कि एक पे अटैक यानी सब पे अटैक। आज वही अमेरिका डेनमार्क को धमकी दे रहा है ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने के लिए। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कह दिया था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे कदम रखा तो सीधे फायरिंग करेंगे। आर्टिकल 5 का मतलब ये था कि अगर एक मेंबर पे अटैक हुआ तो सारे मेंबर पे अटैक माना जाएगा। लेकिन आज 2026 में जब अमेरिका ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात कर रहा है तो अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई भी बीच में ना आए, यानी कि अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। शायद नाटो ने अपनी ही कब्र खोद ली है, क्योंकि रिसेंटली जब ईरान पे अटैक करना था तो स्पेन ने अपना मिलिट्री बेस यूज करने से अमेरिका को साफ मना कर दिया। स्पेन भी एक नाटो का मेंबर ही है, लेकिन फिर भी उसने रिजेक्शन दिया। दूसरी साइड पे एक नाटो मेंबर दूसरे नाटो मेंबर को अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने से मना कर रहा है। देखने से तो लग रहा है ये एक अलायंस नहीं रहा, ये सिर्फ एक नाम रह गया है। रोमन एम्पायर याद है या ऑटोमन एम्पायर याद होगा, जिसके नाम तो बहुत बड़े थे लेकिन अंदर की यूनिटी जीरो थी। उसी की वजह से दोनों कोलैप्स हो गए। नाटो आज वही स्टेज पर है। नाटो चाहे टूटे या ना टूटे, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल मूवमेंट का इंडिया पे बहुत सारा असर पड़ेगा। अगर नाटो वीक हो रहा है तो रशिया और चाइना स्ट्रांग होंगे। अगर चाइना स्ट्रांग हो रहा है तो वो ताइवान की तरफ बहुत अग्रेसिव हो सकता है, और ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और इंडिया उस सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है। इस जियोपॉलिटिकल मूव की वजह से इंडिया पे सेमीकंडक्टर की कमी पड़ सकती है। आज इंडिया एक ऑयल क्राइसिस और गैस क्राइसिस में से गुजर रहा है। उसकी भी वजह एक नाटो का मेंबर ही है, अमेरिका, जिसको लग रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम कर रहा है। सिर्फ अमेरिका को ईरान से प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे ऑयल क्राइसिस और गैस क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। उस अटैक की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और इंडिया का 85% ऑयल और गैस कंजम्पशन वहीं से आता है, जिसका सप्लाई बैडली डिसरप्ट हो गया। सोचो किसी एक देश को दूसरे देश से प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से दुनिया के सारे देशों को ऑयल और गैस शॉर्टेज फेस करने पड़ रहे हैं। 1949 में नाटो का एक आइडिया था, मिलकर रहो सेफ रहो। 2026 में वही आइडिया को टेस्ट होते हम देख रहे हैं, और वो टेस्ट फेल हो चुका है। शायद नाटो इस क्राइसिस से बच भी जाए या शायद ना भी निकल पाए। जो पक्की चीज है वो ये है कि दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका पहले जितना रिलायबल था आज उतना रिलायबल नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज अपनी आर्मी बनाने पे लग गए। चाइना देख रहा है, रशिया इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।